हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर का पार्ट 2 जो कि है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट और लॉजिक ऑफ डेटरेंस यानी कि अपरोध का लॉजिक। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, की क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। इसको पूरा डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट एक्चुअली में क्या था। हमने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध था उसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक प्रतिस्पर्धा थी, एक कंपटीशन था, एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन था। यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर है, दो महाशक्तियां हैं और उनके द्वारा जो गुट बनाए गए थे, अलायंस बनाए गए थे, उनके बीच में कभी भी युद्ध होने की संभावना हो जाती थी। यानी कि दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने हो जाते थे। एंड वैसा ही कुछ हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर। जो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1962 के अंदर। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1962 के अंदर क्या हुआ था कि जो दोनों यूएसए और यूएसएसआर थे वे एक दूसरे के आमने सामने थे और पूरे विश्व को लगा था कि अब तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा था वर्ल्ड वॉर का और साथ में कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। किस किस का डिस्ट्रक्शन होगा? एक होगा हमारा प्रॉपर्टी का, संपत्ति का नुकसान होगा अगर कोई भी युद्ध होगा, और साथ में लोगों का नुकसान होगा। तो इसलिए इसको बोला गया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यानी कि इस क्राइसिस के अंदर यूएसए एंड यूएसएसआर जो थे वो आमने सामने थे और युद्ध होने की संभावना थी। देयर वाज द पॉसिबिलिटी फॉर द वॉर। सो दिस इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब पॉसिबिलिटी थी वॉर की और इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो इसलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम बोलते हैं हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं? हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। ये भी 1 मार्कर है। हिंदी में बोलेंगे शीत युद्ध की चरम बिंदु। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? शीत युद्ध की चरम बिंदु। अब अगर हमसे पूछा जाए कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, हमने ये तो बता दिया कि प्रतिस्पर्धा थी, दोनों आमने सामने हो गए थे और थर्ड वर्ल्ड वॉर की या किसी ग्लोबल वॉर की संभावना थी। लेकिन अगर कोई हमसे 4 मार्क्स में पूछे कि क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो हम इसी तरीके से इसको 4 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर आपको पता है कि मिसाइल का क्या मतलब होता है, क्राइसिस का मतलब पता है आपको, संकट का क्या मतलब होता है, लेकिन ये क्या है इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यूबा है क्या। तो पहला पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज क्यूबा, कि क्यूबा क्या है। इट इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री नियर यूएसए। जो क्यूबा है वो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन यानी कि जैसे कि द्वीप राष्ट्र हम बोल सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, तो हम बोलेंगे कि क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड नेशन था जो कि यूएसए के पास यानी कि अमेरिका के पास स्थित था। अब ये मान लो ये यूएसए है और ये जो है हमारा ये हमारा क्यूबा है। जैसे कि इंडिया के पास श्रीलंका स्थित है वैसे ही यूएसए के पास क्यूबा स्थित है। तो स्मॉल आइलैंड नेशन नियर यूएसए। दूसरा पॉइंट अगर हम क्यूबा के बारे में बात करेंगे दैट इट वाज एन अलाई ऑफ यूएसएसआर, यानी कि ये यूएसएसआर के गुट से मिला हुआ था। क्या था? जो देखो, अब क्यूबा जो है वो है तो स्थित अमेरिका के पास, लेकिन वो दोस्त किसका है? यूएसएसआर का दोस्त है। वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, यूएसएसआर की विचारधारा से प्रभावित है और उसी की विचारधारा को वो अपनी कंट्री के अंदर फॉलो करता है। क्या है? अलाई ऑफ यूएसएसआर। और यूएसएसआर से फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड मिलती है किसको? क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। क्या है? यूएसएसआर का अलाई है और उसको फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक और मिलिट्री यानी कि सैन्य संबंधी सामग्री मिलती है किससे? यूएसएसआर से, क्योंकि वो यूएसएसआर का दोस्त है, यूएसएसआर के गुट में मिला हुआ है। अब अगर हम बात करें कि कोल्ड वॉर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यानी कि 1962, 1961, 1963 जो ये ईयर्स थे, उस टाइम पे जो क्यूबा था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? फिडेल कैस्ट्रो। कौन थे प्रेसिडेंट? फिडेल कैस्ट्रो। ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो। एक 1 मार्कर क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो जाता है। तो ये चीज आपको आई होप कि समझ आई होगी कि क्यूबा क्या है। एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है जो कि यूएसएसआर की अलाई है, जबकि वो लोकेटेड यूएसए के पास है। अब हमारे पास आता है बे ऑफ पिग्स।
ये एक ऐसा इवेंट था जो हुआ था 1961 के अंदर। इसको हिंदी में भी बे ऑफ पिग्स ही बोलते हैं। 1961 के अंदर हुआ था। अब क्या था कि यूएसए है तो सॉरी क्यूबा है तो यूएसए के पास स्थित, लेकिन वो मानता किसकी है? यूएसएसआर की। तो ये देखने के बाद यूएसए को खतरा लगा, अमेरिका को खतरा लगा कि भाई मेरे को तो क्यूबा से खतरा है, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर की सुन रहा है और क्यूबा किसके पास है? यूएसए के पास है। इतना सा डिस्टेंस है। तो वही है कि यूएसए को खतरा महसूस हुआ किससे? क्यूबा से, क्योंकि क्यूबा किसकी सुनता था? यूएसएसआर की सुनता था, यूएसएसआर की गुट से मिला हुआ था। इसलिए अमेरिका ने एक चीज की थी जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स, और वो क्या थी अभी हम पढ़ते हैं। फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ यूएसए टू इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो। इसके अंदर क्या हुआ था बे ऑफ पिग्स के अंदर कि अमेरिका ने नाकाम कोशिश की थी, एक ऐसी कोशिश की थी जो कि नाकाम रही। क्या कोशिश थी वो? कि वो क्यूबा के ऊपर अटैक करे, उसके ऊपर हमला करे और अपना राज जमा ले, और जो वहां का प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट? फिडेल कैस्ट्रो, उसको बाहर निकाल फेंके। क्या करे? बे ऑफ पिग्स क्या क्या मतलब है कि एक फेल्ड अटेम्प्ट था, एक नाकाम कोशिश थी अमेरिका की, जिसमें अमेरिका ने कोशिश की थी कि वो क्यूबा को अपना अपने गुट में शामिल कर सके, जिससे अपने गुट में शामिल कर सके और क्यूबा पे अपना राज जमा सके, और साथ में जो फिडेल कैस्ट्रो है उसको बाहर निकाल फेंके, उसको ओवरथ्रो कर दे। तो इस फेल्ड अटेम्प्ट को, इस नाकाम कोशिश को हम बोलते हैं बे ऑफ पिग्स। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1961 के अंदर। बे ऑफ पिग्स कब हुआ था? 1961 के अंदर। अब क्या था, जो ये बे ऑफ पिग्स इंसिडेंट था, इसने क्यूबा को और ज्यादा कन्विंस कर दिया, क्यूबा को और ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो जाके यूएसएसआर से मदद ले। क्या करे? यूएसएसआर से मदद ले। किसने कन्विंस कर दिया? बे ऑफ पिग्स ने। बे ऑफ पिग्स क्या था? अमेरिका का फेल्ड अटेम्प्ट, नाकाम कोशिश, फिडेल कैस्ट्रो को बाहर निकाल फेंकना और क्यूबा को अपने गुट में शामिल कर लेना। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल्ड अटेम्प्ट रहा, लेकिन उसने कोशिश करी। और हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। उसी तरीके से यूएसएसआर ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, सोवियत संघ ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। और कैसे रिएक्ट किया? उसने क्यूबा को रशियन बेस कैंप बना दिया। रशियन बेस कैंप का मतलब है कि क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स लगा दी, जो कि सोवियत यूनियन ने प्लेस की। यानी कि क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स लगा दी। किसने? यूएसएसआर ने। ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर? अब देखो, इन 1962 निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, ये क्या है? निकिता क्रुश्चेव। ये फिर से एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। निकिता क्रुश्चेव ये क्या है? रशियन प्रेसिडेंट है। कौन है ये? रशियन प्रेसिडेंट है। इसने क्या किया कि क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन प्लेस कर दी। क्या कर दिया? क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को लगा दिया, उसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन्स लगा दी। अब उस न्यूक्लियर वेपन्स लगाने से क्या क्या हुआ, वो ये 2 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या खतरा मंडराया अमेरिका के ऊपर, वो हम बात करेंगे। जब इंस्टॉलेशन हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसए था फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम सो क्लोज, कि जो यूएसए था उसको पहली बार इतना खतरा था कि उसके ऊपर मिसाइल दागे जा सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि अमेरिका के ऊपर मिसाइल दागी जा सकती है। यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर फायर फ्रॉम सो क्लोज। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, जो यूएसएसआर ने सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी थी, उससे क्या हुआ, नियरली डबल्ड नंबर ऑफ सिटीज इन अमेरिकन मेनलैंड दैट कुड बी थ्रेटन्ड बाय यूएसएसआर। यानी कि उन शहरों की गिनती दुगनी कर दी जो कि सोवियत संघ के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। और वो शहर किसके हैं? अमेरिका के। यानी कि उन अमेरिकी शहरों की संख्या, उन अमेरिकी शहरों की गिनती जो थी वो दुगनी कर दी, जो कि यूएसएसआर के द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है जिन पे, या उनको यूएसएसआर के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये 2 चीजें हुई थी क्यूबा एज अ रशियन बेस कैंप के अंदर। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जो कि है नेगोशिएशंस बिटवीन 2 सुपर पावर्स। अब 3 हफ्ते बाद क्या हुआ, अमेरिका को पता लगा कि यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रख दी हैं। क्या कर दिया है कि सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रख दी है। कितने हफ्ते बाद मिला? पता लगा 3 वीक्स आफ्टर। ठीक है, अब पता लगा तो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, ये फिर से 1 मार्कर आपको क्वेश्चन आता है, क्या नाम है? जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम है?
जॉन एफ कैनेडी। क्या था, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और जो उसके एडवाइजर्स थे, एडवाइजर्स यानी कि सलाहकार थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे। दे वर रेलुक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट वुड लीड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। यानी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे कि दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो, एक ऐसा वॉर हो जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी एंड हीज एडवाइजर, जो उसके सलाहकार थे, उनका मानना ऐसा था कि हम ऐसा कुछ भी ना करें कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो जाए। वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूएसएसआर के साथ नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत से सुलह करेंगे, बातचीत से इस क्यूबन मिसाइल संकट को हटाएंगे। तो ये क्या था, हमारा यूएसए के जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हीज एडवाइजर्स का व्यू था, उनकी सोच थी कि हम युद्ध नहीं होने देंगे। ठीक है, तो दोनों जो थे, यूएसएसआर भी और अमेरिका भी, उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट किया, एक दूसरे से बातचीत के साथ इस समस्या का सुलझाया उस समस्या को। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है कि जब इन दोनों स्टेट्स के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी, जब बातचीत चल रही थी, उस टाइम कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने जो अमेरिकन वॉरशिप्स थी, अमेरिकन वॉरशिप्स यानी कि जो युद्ध के लिए जो नेवी की जो शिप्स थी, उनको ऑर्डर कर दिया कि वो क्यूबा की तरफ जाएं और जो भी सोवियत शिप्स क्यूबा की तरफ आ रही हैं उनसे इंटरसेप्ट करें, यानी कि उनको रोकें और उनको वापस मुड़ने पर मजबूर करें। तो ये कैनेडी का तरीका था जिससे कि वो निकिता क्रुश्चेव को दिखा सके कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और जिससे कि वे दोनों इजिली नेगोशिएट कर पाए। अब ये सब हो गया, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन था कि बोथ द साइड्स अवॉइडेड वॉर, यानी कि यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी क्या किया, वॉर को अवॉइड किया। और दूसरी चीज क्या हुई, जो ये इन्होंने कैनेडी ने अपनी अमेरिकन वॉरशिप्स भेजी थी क्यूबा के पास, जिससे कि सोवियत शिप्स उनके पास, क्यूबा के पास ना आ पाए, उससे क्या हुआ, सोवियत शिप्स जो थी वो मंदी हो गई, दे स्लोड डाउन एंड टर्न बैक, और वो वापस मुड़ गई। और इस तरीके से जो ये हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर था, जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो वहीं पर खत्म हो जाता है और कोई भी लड़ाई नहीं होती है। एक बार इसको फटाफट रिवाइज करते हैं स्टोरी की तरह कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो क्यूबा है वो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो कि यूएसए के पास स्थित है और वो यूएसएसआर की बातें मानता है, यानी कि वो यूएसएसआर से गुट में मिला हुआ है। और उस समय, जिस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, उस समय क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे, फिडेल कैस्ट्रो थे। उसके बाद 1961 के अंदर, क्योंकि क्यूबा यूएसएसआर की बातें मानता था, यूएसए को डर लगा, इसलिए यूएसए ने एक नाकाम कोशिश की कि वो क्यूबा पे अपना राज जमा सके और जो फिडेल कैस्ट्रो है, जो प्रेसिडेंट है क्यूबा के, उसको बाहर निकाल सके। लेकिन वो एक नाकाम कोशिश थी, फेल्ड अटेम्प्ट था। और इस इंसिडेंट की वजह से यूएसएसआर ने क्या किया, क्योंकि वो रिटेलिएट कर रहा था, उसने अपना रिएक्शन दिया। क्या किया, 1962 के अंदर 1962 के अंदर जो रशियन प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उसने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को लगा दिया, न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जो यूएसए था उसको खतरा था कि उसके ऊपर मिसाइल दागी जा सकती हैं। फिर क्या हुआ, फिर अमेरिका को जब पता लगा 3 हफ्ते के बाद, तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे और जो उसके सलाहकार थे, वो ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूएसएसआर के साथ बातचीत करेंगे और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, क्यूबन मिसाइल संकट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड कैनेडी ने उसी बीच अमेरिकन वॉरशिप्स को, जो अमेरिकन नेवी की शिप्स थी, उनको ऑर्डर किया कि वो क्यूबा के पास जाए और जो भी सोवियत यूनियन की शिप क्यूबा की तरफ आ रही है उनको रोक दें। तो ये था हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि एक हाई पॉइंट बोला जाता है, एक चरम बिंदु बोला जाता है, क्योंकि इसमें पूरी संभावना थी कि दो गुटों के बीच में युद्ध हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसी के साथ हमारा क्यूबा मिसाइल संकट होता है पूरा। अब हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ डेटरेंस। क्या है, अवरोध। हिंदी में इसको बोलते हैं अवरोध। अवरोध का मतलब है रोक और संतुलन। अब मेरे को एक बात बताना आप लोग कि जो ये क्यूबा मिसाइल संकट था, इसमें बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था दो सुपर पावर्स के बीच में, और पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, उसका कारण है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। क्या है, अवरोध। ठीक है, क्या है ये अवरोध, हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन न्यूक्लियर वॉर,
कि जब न्यूक्लियर वॉर होता है, कोई भी न्यूक्लियर युद्ध होता है, उसके अंदर क्या होता है, मान लो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो क्या होता, दोनों कंट्रीज के अंदर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता, इतना ज्यादा नुकसान होता कि हम किसी को भी ये नहीं बता सकते थे कि कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि दोनों के अंदर संपत्ति का भी नुकसान होता और लोगों का भी नुकसान होता। यानी कि न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में बोथ द साइड्स आर बैडली हार्म्ड, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू डिक्लेयर विनर। यानी कि न्यूक्लियर वॉर के अंदर दोनों साइड इतनी बुरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, इतनी बुरी तरीके से उनमें डिस्ट्रक्शन आ जाती है कि ये डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि हम एक साइड को या दूसरी साइड को विनर घोषित करें। फिर हमारे पास आता है दूसरा पॉइंट कि चलो ये तो मान लिया कि ये तो युद्ध की सिचुएशन है, अगर ऐसा हो कि दोनों में से किसी एक ने चोरी छुपे हमला करने की कोशिश करी, मान लो यूएसए ने सोचा कि मैं यूएसएसआर पे जाके हमला करूंगा, लेकिन फिर भी क्या होगा दैट इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल न्यूक्लियर वेपन्स, द अदर साइड इज स्टिल लेफ्ट विद इनफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि अगर मान लिया कि यूएसएसए ने सोचा कि मैं यूएसएसआर पे जाके हमला कर देता हूं और उसको नष्ट कर देता हूं, लेकिन वो इतना हम चाहे वो कितना ही मतलब ज्यादा उसको नष्ट करने की कोशिश कर ले, लेकिन यूएसएसआर के पास फिर भी इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएंगे कि वो इक्वल डिस्ट्रक्शन कोज करे अमेरिका के ऊपर। यानी कि अगर दोनों सुपर पावर में से कोई एक भी दूसरी पे हमला करने की कोशिश करे तो जो दूसरा है, जो दूसरी सुपर पावर है, उसके पास इनफ वेपन्स होंगे, इनफ हथियार होंगे, काफी ज्यादा हथियार होंगे कि वो दूसरे पे अटैक कर सके और अपना बदला ले सके। तो यानी कि जो दोनों सिचुएशंस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों जो साइड है, यूएसए भी यूएसएसआर भी या कोई और सुपर पावर, दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, उसमें पूरी संभावना है कि जो दोनों गुट हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रक्शन होगा। इसी को बोलते हैं हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस अप्रोच। यानी कि both the sides have capacity to retaliate against an attack and cause so much destruction that neither side can afford to initiate war। यानी कि इसकी डेफिनेशन है कि जो दोनों गुट हैं उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, वो इतने काबिल होते हैं कि वो एक दूसरे पे हमला कर सकें या फिर हम अपने हमले के खिलाफ जवाब दे सकें। क्या है कि जो दोनों गुट हैं, जो बोथ द साइड्स हैं, उनके पास कैपेसिटी है, जो उनके ऊपर अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट रिटेलिएट कर सके, उस हमले के खिलाफ वो अपना जवाब दे सकें और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दें कि जो दोनों साइड है, जो दोनों गुट हैं, वो डरे युद्ध को शुरू करने से। यानी कि यूएसए भी डरे कि अगर मैंने हमला कर दिया तो वो भी मुझ पे हमला कर सकता है और जितना नुकसान मैं उसको पहुंचाऊंगा उतना ही नुकसान वो भी मेरे को पहुंचा सकता है। इसी को बोलते हैं हम लॉजिक ऑफ डेटरेंस। एंड इसी कारण की वजह से इसको हम पूरे जो भी हमारे टेंशन का माहौल बना रहा कि उसके यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। कभी क्योंकि कभी भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ युद्ध? लॉजिक ऑफ डेटरेंस यानी कि अपरोध की वजह से। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो पूरा विश्व था वो कैसे दो गुटों के अंदर बट गया, यानी कि इमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।